लगभग लाइफ प्रोसेस यानी जैव क्रम चैप्टर जो है वो खत्म होने के कगार पर आ गया है। एक प्रकाश संश्लेषण टॉपिक बचा हुआ और एक बड़ी आंत बचा हुआ, उसको पढ़ाते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते हैं। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसका सारा ऑब्जेक्टिव एक दिन में डाल देंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कल संडे है, कल संडे है तो बहुत सारा वीडियो बनाने का सोच रहे हैं यदि तबीयत ठीक रहा, क्योंकि ये जो गेटअप दिख रहा है, स्वेटर है, मफलर है, ये सब तबीयत खराब हो गई है तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बाहर है, घर से कुछ हो गया तो परेशानी हो जाएगा, इसलिए करके है। तो कल संडे है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो सारा ऑब्जेक्टिव 8 चैप्टर है बायोलॉजी का 10th में, 8 चैप्टर के लिए 8 वीडियो, सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। जहाँ ये भी कर देते हैं जितना ऑब्जेक्टिव बता दिए उतना आपको याद है तो गारंटी एक सारा लड़ जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं उसको। ठीक, पहले हम बड़ी आंख देख लेते हैं। ये उंगली भी मेरा पूरा सूज चुका है, ये दिख रहा है, हल्दी से एकदम लगा हुआ है, तो ये खोलने में भी नहीं बनता है, तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, छोटी आंख तक बता दिए थे, बचता है कौन सा आंख? बड़ी आंख, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत और बड़ी आंत यदि आप देखिएगा, छोटी आंत यहां से शुरू होता था, अमाशय से निकल करके ऐसे करके, ये छोटी आंत था। तो छोटी आंत जुड़ता है किससे? बड़ी आंत से, यहां पे जुड़ेगा तो बना देते हैं बड़ी आंत। ये ब्लैक से जो जा रहा है ना, ये दिख रहा है, ये बड़ी आंत। बड़ी आंत का नाम बड़ी आंत, ये बड़ा नहीं होता है वो, जो ये चौड़ा होता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो ज्वाइंट होता है इसको कहते हैं सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अब समझिए, सीकम, यहां पर एक अंग होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। जिसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को सीकम कहते हैं। सीकम के पास में एक अंग होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। बहुत लोगों को सुने होंगे कहते हुए उसको अपेंडिक्स है। उसको क्या, आपको भी तो अपेंडिक्स है, उसको क्यों? अपेंडिक्स अंग का नाम है, बीमारी नहीं है वो। अपेंडिक्स ये हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट पर होता है, और ये हर मानव को है, लेकिन अब बहुत ऐसा बच्चे जन्म ले रहे हैं जिसमें कि अपेंडिक्स अब्सेंट होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अब्सेंट है खुशी मनाइए, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स कोई उपयोगी अंग नहीं है, अवशेषी अंग है। इसका कोई काम ना, बस फालतू का वो बोझ है। जब काम नहीं है, प्रकृति हमको दिया क्यों? तो दिया इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों को अपेंडिक्स का जरूरी था, हमको नहीं है। तो इसीलिए वो पूर्वजों के द्वारा आते जा रहा है, लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों को क्या काम आता था? जब हमारे पूर्वजों को ये नहीं पता था खाना पका के खाना है, क्या खाना नहीं खाना, तो वो घास फूस खाते थे। घास फूस में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। घास फूस का जो पत्ती होता है उसमें पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम। सेल्यूलोज को पचाने में कौन मदद करता था? अपेंडिक्स। अभी क्या करता, हम लोग घास नहीं खाते हैं तो पेड़ पौधे का तो करते हैं, जैसे कि साग खाते हैं, साग खाते हैं, वो भी तो घास के अंतर्गत आता है। तो क्या उसको उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स का जरूरी है? तो नहीं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हम जो साग खाते हैं उसके पत्ती में सेल्यूलोज बहुत कम होती है। जैसे एक साग होता है जिसका क्या कहते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं गेनहारी का साग। इस साग का जब आप पत्ती देखिएगा, उसको रगड़िएगा तो एकदम बड़ी सॉफ्ट होता है, तुरंत ही रगड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज कम है। जिसमें सेल्यूलोज कम होता है वो सॉफ्ट होते हैं, और वो पत्तियों में मिठास ज्यादा होता है। अब वही आम का पत्ता का दिन साग कूट के खाइए, तब न बुझेंगे कि नहीं खा पाइएगा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज के कारण कसापन ज्यादा आ जाएगा, और वो हमारा बॉडी पचा भी नहीं पाएगा। नहीं पचाएगा फिर जवाब भी देना होगा आपको। इसलिए वो तो किसी न किसी रास्ते से बिना पचा हुआ भोजन वो जबरदस्ती आ ही जाता है, निकल ही जाएगा वो। तो सेल्यूलोज, पहले के जमाने में हमारे पूर्वज घास फूस ज्यादा खाते थे तो उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा था, तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता था। अब हम सेल्यूलोज का तो सेवन करते नहीं, तो अपेंडिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पूछेगा आहार नाल का एक अवशेषी अंग का नाम बताएं, तो वो क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का। अब मान लीजिए अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो गया,
अपेंडिक्स में यदि इन्फेक्शन हो गया तब क्या करिएगा, वो दर्द उठेगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, उसमें बहुत सारा जहरीला लिक्विड बनने लगेगा, वायरस बैक्टीरिया भर जाएगा, वो दर्द देता है, दर्द देते देते इतना बड़ा हो जाता है सूजन के कारण वो फट सकता है, फटेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगा। इसलिए अपेंडिक्स का सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है, तो उसको अपेंडिक्सेक्टोमी कहा जाता है, अपेंडिक्टोमी बोला जाता है उसको, ये होता है। अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को क्या कहते हैं, सीकम। सीकम यहाँ पर कौन सा अवशेषीय अंग है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। इसके ऊपर से शुरू होता है कौन सा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में ये जो पार्ट दिख रहा है इस तरह से, इसको कहते हैं कोलन। इसको क्या कहते हैं, कोलन। तो ये इतना को कोलन, ये कोलन, ये कोलन और ये कोलन, इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, यानी कि ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी, यानी कि ये ऊपर जा रहा और ये नीचे जा रहा। आरोही अवरोही पढ़े है ना, आरोही यानी असेंडिंग कोलन, असेंडिंग मतलब ऊपर, डिसेंडिंग मतलब नीचे, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, यानी ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन, और ये होता है सिग्मोइड कोलन। ये आपके बुक में इसका जिक्र नहीं है। क्या बोले, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को सीकम कहते हैं। यहां पर जो अवशेषीय अंग है उसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। उसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है, सेल्यूलोज का। इसमें जो कोलन है वो कौन सा है, एक असेंडिंग, एक ट्रांसवर्स और एक डिसेंडिंग, यानी ऊपरीगामी, अनुपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी होता है। बड़ी आंत का क्या काम है, तो बड़ी आंत का काम है कि आप जो जल जो ग्रहण किए हैं उस जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। पूछेगा क्वेश्चन, जल अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। जल अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है। ये जो सीकम है इसके पास में कहा जाता है छोटी आंत में या हमारे आहार नाल में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है इकोलाई। क्या नाम है, इकोलाई। ये हमारे आहार नाल के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाना भी हानिकारक है और कम होना भी हानिकारक है। और जब मल जो होता है, जब मानव मल त्याग करता है तो उस मल में भी आपको कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, इकोलाई, जिसको हम फीकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। इकोलाई जैसे कि आपको नदी में गंगा जल से, गंगा नदी सब जो होता है उसमें, या कोई भी यमुना जैसी नदी जो होगी उसमें आपको इकोलाई की मात्रा ज्यादा दिखेगा यदि जानवरों का मलमूत्र बहाया जाता है। जैसे कुंभ वाला में विवाद हुआ था कि जिस कुंभ पानी में नहलाया जा रहा है उसमें इकोलाई की मात्रा ज्यादा है, तब ये विवाद था, इसमें हम कुछ भी नहीं करें, ये बायोलॉजिकल टर्म था तो बताया। कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था, क्योंकि भारत में भोजन के हाइजीन यानी स्वच्छता को लेकर के थोड़ा सा वो है, इंटरनेशनली भी बदनाम है लोग कि हमारे यहाँ भोजन कितना स्वच्छ बनता है। आपको पता है समोसा एक ही तेल में कितना राउंड छकाता है, वो तो सबको पता है। कितना साफ सुथरा भोजन बनता है वो शहर सबके किनारे में, तो पता है। धूल पाउडर वो तो लगता ही नहीं है उस पर। तो इसको लेकर के बड़े बड़े शहरों में सर्वे किया गया कि वो टेस्ट किया गया कि देखते हैं यहाँ का हाइजीनिटी कैसा है, हाइजीन कैसे रखता है, नहीं रखता है। तो जो पानी पूरी होता है, गोलगप्पा, उसके पानी का सैंपल लेके गया 2-4-10 गो के पास से, और उसके पानी का जब चेक किया गया तो 10 गो में से 7 से 8 बंदे ऐसे थे जिसमें उसके पानी में इकोलाई पाया गया। सब शौक हो गया कि इकोलाई पाया कहां जाता है, पाया जा रहा है गोलगप्पा के पानी में। तो मल मूत्र में पाए जाने वाली बैक्टीरिया ये गोलगप्पा के पानी में क्या कर रहा है, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें, नहीं तो लड़कियां सब गुस्सा जाएगी कि मेरा जो फेवरेट का भोजन फूड है उसी पर आप लोगों को कमेंट करने के लिए मिलता है, इसलिए कुछ नहीं बोलना अभी। समझिए, आंत में कौन सा बैक्टीरिया होती है, इकोलाई होता है। जल का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। और छोटी आंत में, क्योंकि हम बताए थे पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, जल का अवशोषण बड़ी आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां, छोटी आंत में। तो अवशोषण यानी उसको जो पचा हुआ भोजन उसका जो पोषक तत्व होगा उसको अवशोषित करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहां पर एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं दीर्घरोम, जिसको क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, या इसी को विलाई कहते हैं, या इसी को रसांगुल कहते हैं।
क्या कहते हैं, रसांगुल। बोलेंगे छोटी आंत में एक उंगलीनुमा संरचना होती है जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने का काम करता है और अवशोषित करके ब्लड में मिलाता है, और उसको कहते हैं दीर्घरोम, भिलाई, रसांगुल, जो कहना चाहिए। ठीक, ये तो था आहार नाल के सभी टॉपिक का एंड। एक चीज और बचा हुआ जिसका नाम है लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। लार ग्रंथि हमारे मानव में कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा। लार ग्रंथि कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा। कौन कौन, पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और कौन, सब लिंगुअल। लार ग्रंथि कितने जोड़े होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। कौन कौन, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। लार ग्रंथि कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये, यानी कि एक जोड़ा में 2 तो टोटल कितना लार ग्रंथि हुआ, 6। जोड़ा में कितना, 3 हुआ। ठीक, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। याद करिए हम बताए थे, एक ऊपरी जबड़ा मैक्सिला, निचली जबड़ा मैंडिबल। तो मैंडिबल से बना है मैंडिबुलर, यानी कि एक यहां पर भी होती है ग्रंथि, एक यहां होता है और एक इस जगह के आसपास में, 3 जोड़ी होती है। ठीक, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक, अब कभी कभी देखे होंगे बच्चा सबको ना यहाँ पर या इस जगह पर बहुत ज्यादा फूल जाता है, ज्यादातर यहाँ पर फूल जाता है, तो एकदम ऐसे रहेगा, चॉकलेट जैसे खाता निकलता है वैसे रहेगा। अब बड़ी दर्द करता है, उसको बोलने में नहीं बनेगा, चबाने में नहीं बनेगा। तो एक समय था, वो टाइम पता नहीं, याद नहीं, बरसात के टाइम के आसपास में, या मेरे आसपास में जितने भी बच्चे थे उस सब का ये फूलने लगा। फूल जाता है तो मुंह थोड़ा सा हो जाता है बच्चा का, और वो पुकी मैन वाला हाल हो जाता है, बड़ी अच्छा लगने लगता है। बोले सब चॉकलेट दिन भर रख ले रहता, कहा रे तुम लोग, जो मुंह फूला फूला लग रहा है। तो बताया कि नहीं, इसका ये ना फूल गया है, जिसके कारण से क्या हुआ है। तो उनकी जो दादी थी उससे पूछे कि मामा यार की हेल छो जी, हाँ इतना फूली गेल छो। वो कहता है गल फूल ली मैं धरी लेने। हम सोचे ई कौन है भाई। तो पता चला कि जब लार ग्रंथि में सूजन होता है तो ये फूल जाता है, तो गाल फूल गया, इसीलिए वो गांव का दहत, या इसको गलसुआ बीमारी भी कहते हैं, या इसको जब लार ग्रंथि में सूजन होने लगता है तब इसको कहते हैं मम्प्स बीमारी। और वही गांव सब में गलफुल्ली बीमारी है। तो ये होता है, और इससे जो लार निकलता है, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितना लीटर लार निकलता है, 1.5 लीटर। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है डायस्टेज, एक होता है म्यूलिन, एक होता है लाइसोजाइम। क्या क्या, टाइलिन, लार में कौन कौन सा एंजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। इसमें जो लाइसोजाइम है ना, इसका काम है बैक्टीरिया को मारना। जब आप भोजन खाते हैं तो कभी कभी अंगूर कितना धो के खाता है आदमी सबको पता है। हाँ, तो अब तो थोड़ा हाइजीन के बारे में जानने लगा, तो अंगूर से धो के खाने तो ऐसे भिड़ जाता है, आम ताम मिला जैसे। तो जब आप खाते हो तो बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है उसमें, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसमें लार में जो लाइसोजाइम है उस बैक्टीरिया को मारता है। लार, आप लाइसोजाइम लार में मिलेगा, पसीना में मिलेगा, आंसू में मिलेगा लाइसोजाइम, और सबसे ज्यादा लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। ठीक, ये था आहार नाल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। धन्यवाद। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले आप ये बताइए फोटो क्या है। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब आपके दिमाग में ही तो नहीं आना चाहिए वो सेल्फी। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। वो सेल्फी मुंह वो बना करके ले, उस वो वाला फोटो नहीं, ये फोटो प्रकाश वाला है। और फोटो मतलब प्रकाश, संश्लेषण मतलब निर्माण होता है, यानी कि सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। अब समझिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटो का मतलब प्रकाश हो गया, सिंथेसिस का मतलब हो गया संश्लेषण, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में किसी चीज का क्या होगा, निर्माण होगा। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है।
तो क्या, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ पौधे में होता है। बोलेंगे जब कोई पेड़ पौधा या कौन, स्वपोषी, जब कोई पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में, जब कोई पेड़ पौधा किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, यानी संश्लेषण करता है, तब इस प्रक्रिया को कौन संश्लेषण कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? स्वपोषी जीव में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ चाहिए? तो 4 कच्चे पदार्थ चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ चाहिए? तो याद रखिएगा 4 कच्चे पदार्थ चाहिए। कौन कौन? तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? जल चाहिए, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। यही ना 4 को क्या क्या? पहले तो परिभाषा बताइए। जब कोई पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है उसको कौन सी कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ चाहिए? 4 को। कौन कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन, समीकरण देखिए, क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए। जल चाहिए, जल भी दीजिए। पहले कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, फिर क्या दे दिए? जल दे दिए। अब क्या चाहिए बताइए? प्रकाश, प्रकाश भी दे दिए। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, यानी कि टॉर्च मार दीजिए, प्रकाश। उसके बाद पत्ती में क्लोरोफिल होता है, वो चाहिए, दे दिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड दिए, जल दिए, प्रकाश दिए, क्लोरोफिल दिए, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तब बनेगा वो ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो पूछेगा कि जब ये प्रोसेस होता है तो उत्पाद में क्या बनता है? एक होता है उत्पाद, मतलब जो अच्छा चीज जरूरी का बना, एक होता है उपोत्पाद, बाय प्रोडक्ट, मतलब फालतू चीज। तो उत्पाद इसका क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है ना। पहले 4 चीज दिए, क्या क्या दिए? कार्बन डाइऑक्साइड दिए, जल दिए, प्रकाश दिए, क्लोरोफिल दे दिए। उत्पाद में क्या बनाए हम? ग्लूकोज। और छोड़ा क्या? ऑक्सीजन। साथ में क्या छोड़ेगा? वो जल छोड़ेगा। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 24 गो है। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 गो, यानी 24 हो गया। आप मिलाइए, यदि इधर का संख्या और इधर का संख्या बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है? संतुलित। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ये आपको याद ही रखना होगा, ये पूछता है। ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या बोली? जब कोई पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है तब उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ चाहिए? 4 गो। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक। अब समझिए, पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर क्या है? पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, ये भी कौन है? पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंगक, हरित लवक, और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। ये से क्वेश्चन भी आया है, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। इतना बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ऊर्जा का कन्वर्जन होता है। ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये जो है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। साथ में ही आप देखिए, ये कार्बनिक अणु है, अकार्बनिक, तो ये अकार्बनिक अणु है, लेकिन ये कौन सा अणु है? कार्बनिक अणु। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान सरल अकार्बनिक अणु कन्वर्ट, यानी बदल करके क्या बनता है?
तो कौन सा कार्बनिक अणु बनता है। ठीक, तो ये था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, पत्ती। पत्ती में क्या होना चाहिए, हरित लवक। हरित लवक में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो पत्ती में एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको कहते हैं रंध्र। जिसको क्या कहते हैं, रंध्र। अभी हम रंध्र को पढ़ते हैं। ठीक, देखिए रंध्र कहां होता है, पत्तियों में होती है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती जितना चौड़ा होगा रंध्र की संख्या उतना ज्यादा होगा। पत्ती जितना छोटा होगा उसमें रंध्र की संख्या उतना ही कम होगा। रंध्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा। रंध्र स्टोमाटा हो गया। ठीक, रंध्र का डायग्राम ये जरूरी है, पूछता भी, तो इसको बनाना इजी है। दूगो बनाइए पहले, काजू बना दिए, ये बन जाएगा। जब दूगो काजू बन जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में इस तरह से एक ऐसे करके बनाना है। बना दीजिए। इसके ऊपर में इस तरह से, महिला सब मेहंदी वेहंदी बनाती है ना, तो देखिएगा इस तरह से बनाती है। ठीक, समझ ले, लड़कियां सब फटाक से बना लेती है, उस सबको एक्सपीरियंस है मेहंदी वेहंदी बनाने का। तो उसके ऊपर में इस तरह से एक और कवर डाल दीजिए, हो गया रंध्र का फिगर कंप्लीट। ये हो गया रंध्र। अब समझिए रंध्र क्या है, तो रंध्र पत्ती में, रंध्र जो है पत्ती में एक छिद्रनुमा संरचना होती है। पत्ती में छिद्रनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान, यानी गैस आता जाता जो है वो किसके द्वारा आता है, रंध्र से होता है। रंध्र कहां होता है, तो पत्ती के एपिडर्मिस में होता है। पत्ती के कहां होगा, एपिडर्मिस में होता है। ये रंध्र खुला हुआ, जब रंध्र बंद होगा तो इस तरह से ये दोनों चिपक जाता है। तो रंध्र का खुलना या बंद होना ये कौन नियंत्रित करता है, तो जैसे हम लोगों में गार्ड होता है, जो यहाँ का जो गार्ड होता है वो सुबह शाम होते गेट को लगा देता है, सुबह होगा फिर खोल देगा आवश्यकता के अनुसार। उसी तरह से रंध्र जिस समय जरूरी है उस समय खुलता है, जिस समय आवश्यकता नहीं उस समय बंद होता है। तो रंध्र को खोलने या बंद करने का ठेका कौन लेके रखा है, रक्षक कोशिका या रक्षी कोशिका कहते हैं, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं, गार्ड। ये क्या करता है, बंद करता है और खोलता है। रंध्र को खोलना और बंद करना किसके हाथों में, रक्षक कोशिका के हाथों में। जब रक्षक कोशिका नमी के कारण फूल जाएगा, जब नमी अवशोषित करेगा तो रक्षक कोशिका क्या होगी, फूलने लगी। नमी अवशोषित करेगा, अवशोषित कर फूल जाता है, तो वो क्या होगा, रंध्र को खोल देगा। तो यानी कि रंध्र खुलने लगता है, रंध्र खुलता है। और जब नमी को बाहर करता है, नमी छोड़ता है, नमी छोड़ता है तो रंध्र सिकुड़ता है, जिससे रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जिससे रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। पत्ती में छिद्रनुमा एक संरचना होती है जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। इसको खोलना या बंद करना किस पर है, रक्षी कोशिका पर। जब नमी अवशोषित करता है तो रंध्र फूल जाती है, जैसे कि ये खुल जाता है, और जब नमी को छोड़ देता है तो रंध्र बंद हो जाता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कोशिका तक पहुंचता है वो किस विधि से पहुंचता है, तो विसरण विधि से पहुंचता है। किस विधि से पहुंचता है, विसरण विधि से पहुंचता है। और इसी के बाद करना है हम वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन। समझिएगा ध्यान से, वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी निकलेगा भी तो इसी से होकर के ना। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पानी निकलेगा वो किसके द्वारा, रंध्र से ही द्वारा निकलेगा पानी।
तो कभी एक पत्ती जो है, बड़ा सा जो चौड़ा पत्ती होता है, उसमें एक कवर पन्नी डाल दीजिएगा, उसको बढ़िया से बांध दीजिएगा, धूप लगेगा, फिर शाम में देखिएगा तो उस पन्नी के अंदर आपको भाप यानी कि पानी दिखेगा। यानी कि पेड़ पौधे पानी को भी निकालता है। तो पानी निकलता है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखिए जब कोई चीज निकल रहा है तो वो वायवीय भाग से निकलता है। किस भाग से निकलता है, वायवीय भाग से। तो बोलेंगे पेड़ पौधे के वायवीय भाग से, पेड़ पौधे के वायवीय भाग से, पेड़ पौधे के वायवीय भाग से जल का, वायवीय भाग से जल का, जल किस रूप में निकलेगा बताइए, वाष्प के रूप में। तो जल का वाष्प के रूप में निकलना या उत्सर्जन होना, वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पेड़ पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक क्वेश्चन है कि दुनिया में बताइए, पहले जल है तब जंगल है कि जंगल है तब जल है? क्वेश्चन है, जल है तो जंगल है, जंगल है तो जल है, क्या हो सकता है? तो आप कहिएगा जल है तो जंगल है, लेकिन नहीं, जंगल है तो जल होगा। आज यदि सोचिए जल है तो जंगल है, तो आइए बिहार में, हमारे इधर तो इतना जल होता है कि उत्तर बिहार पूरा डूब जाता है। यहाँ से ले जाइए टंकी में भर भर के पानी, टैंकर सरकार लेके जाएगा, राजस्थान पूरे मरुस्थल में पानी पकड़ उछल मारेगा, ले पेड़ पौधा बना दिया, जल से ही तो जंगल हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। जल से जंगल होता तो पेड़ बचाने का टेंशन क्यों था? ऑक्सीजन के लिए तो सिर्फ पेड़ बचाने की बात नहीं होती है, पेड़ के कारण तो पूरा बढ़िया प्रकृति चलता है। तो जंगल है तो जल है, कैसे? तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है, इससे जो पानी निकलता है, यही जल देता है हमको। कैसे देता है, कहिएगा उतना कतना गुट पानी निकलता होगा उससे। एक मक्का का पेड़ दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जन से निकाल सकता है, और सेब का पेड़ लगभग 20 लीटर पानी को वाष्पोत्सर्जन से दिन भर में निकालता है। कोई भी जितना भी पेड़ है अपने वजन का 100 गुना जल को पूरे जीवन काल में वाष्पोत्सर्जन से पहुंचाता है, कहां, वायुमंडल में, फिर वो बादल बनता है, फिर वो बरसता है। यदि सिर्फ तालाब का पानी भाप बन के ऊपर में जाके बादल बनने लगे, तब तो देखिए लीजिए आपको कितना तालाब बचा, और कितना शुद्ध तालाब बचा, वो तो पते है आप। विकास के नाम पर तो पर्यावरण का बैंड बजा दिया हमने। विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, सड़क होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण विथ विकास होना चाहिए। विदाउट पर्यावरण विकास नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा देश ऐसा देश है जहां पर विकास के नाम पर पर्यावरण का हुमच के बैंड बजाया जाता है। हमारे बिहार का तो और बुरा हाल है, यहाँ पर जंगल 7% बचा है, वो भी पता नहीं किताब में 7% है कि रियल में 7% है, पता नहीं। कहा जाता है किसी भी क्षेत्रफल का 33% तो जंगल होना चाहिए भाई। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप खतरे में है। और हमारा बिहार 7% में खुश है, मस्त है। एगो गाछ लगाएगा नेता, फोटो खिंचाएगा, लो पर्यावरण ऑक्सीजन फूल, अमेजन जंगल बन गया बिहार। या कोई भी, ये हम किसी सरकार या किसी चीज को नहीं करें, ये बस ये कह रहे हैं कि हमारा दृष्टि विकास के ऊपर है, तो फिर पर्यावरण को कहाँ सोच रहे हैं। जल का स्तर नीचे जाते जा रहा है, जल का स्तर यदि रिफिल भी हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, गंदा नाला, गंदा पानी। इसके कारण से अधिकांशतः बिहार का बुरा हाल है। बिहार के, हम बिहार के हैं तो बिहार के बारे में पता है, लेकिन आप देखिएगा तो कहीं जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, कहीं फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। ये सब चीज हानिकारक होते जा रहा है। सोचना चाहिए, एक बिल्डिंग कम बने, एक फ्लोर कम बने, लेकिन पर्यावरण पहले जरूरी है, विकास बाद में, पर्यावरण पहले। अच्छी हवा कहाँ से लाइएगा, दिल्ली में तो विकास बहुत है, वहां पर विकास चाहिए कि उसको अच्छी हवा चाहिए, अच्छी हवा चाहिए। इसलिए पहले पर्यावरण, पहले प्रकृति, फिर विकास। आज तक कोई सरकार अपनी मैनिफेस्टो में ये नहीं कहता है कि हम आपको 60%, 40% जंगल देंगे, पानी आपको स्वच्छ देंगे, हवा आपको स्वच्छ देंगे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा देंगे। हेल्थ का जरूरी ही नहीं पड़ेगा ना। फिर आप क्या कहते हैं, हम नगर बना देंगे, नगर बनाइए, कचरा उमस के जमा कीजिए, उसको जलाइए, पर्यावरण प्रदूषित कीजिए, मिट्टी प्रदूषित कीजिए, पानी जमेगा, वो सड़ेगा, उसे टाइफाइड होगा, उसे डायरिया होगा, हैजा होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, फिर आप हॉस्पिटल बना दीजिए। हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बड़ा बड़ा कैंसर ये वगैरह के लिए होगा, छोटका मोटका तो ऐसे ही इलाज हो जाएगा। जागरूक कीजिए, पर्यावरण पे ध्यान दीजिए, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, इसके लिए सरकार के भरोसे रहेगा तो सब चट्टा सब शोध लेगा पकड़ के। अपने भरोसे रहिए, अपना शिक्षित रहिए, अपना से संभालिए।
धन्यवाद। एक चीज और भी देखना है इसमें कि इसका जो नामकरण है वो कैसे करिएगा। तो ये हो गया, ये वाला जैसा ये दिख रहा है काजू जैसा, इसमें यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। पहले तो रंध्र का डायग्राम बनाने सीखे कि रंध्र का डायग्राम कैसा होता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कैसे बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट और ये हो गया रक्षी कोशिका।